हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल CGPSC नॉलेज में। दोस्तों, जब हमारी आजीविका की वीडियो सीरीज चल रही थी उसमें हमने पिछली क्लास में कृषि से संबंधित योजनाओं वाला पार्ट चालू किया था, जिसमें हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सूक्ष्म सिंचाई योजना, राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना, ये 3 योजना हमने कल की क्लास में देखी थी। आज की क्लास में हम जो 2 योजना करने जा रहे हैं वो है किसान समृद्धि योजना और लघुत्तम सिंचाई योजना। ये योजना हम इतने डिटेल में करने वाले हैं जो आपको इकोनॉमिक सर्वे में तो इस योजना के बारे में कुछ दिया ही नहीं है। ठीक है, केवल एक लाइन में लिख कर दिया है, लेकिन पेपर में आप देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो मैंने आपको डीप में करवाया, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो उसमें केवल ये बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मतलब क्या क्या कंडीशन में किसानों को लाभ मिलता है। उस योजना में आपको यह भी नहीं बताया गया है कि कौन से किसान इसके लिए पात्र हैं, कौन इसके लिए पात्र नहीं है। वो भी मैंने आपको डिटेलिंग में यहां पर बताया था। सेम अगर हम बात करें आज की जो 2 योजना हम पढ़ रहे हैं, किसान समृद्धि योजना और उसके अलावा जो हम पढ़ने वाले लघुत्तम सिंचाई योजना, इस योजना के बारे में आपको इकोनॉमिक सर्वे में जानकारी नहीं के बराबर दी गई है। ठीक है, तो ये योजना भी हम डिटेल में कवर कर रहे हैं। इस योजना से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है, आपका एक पॉइंट आपसे नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। तो अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाया कीजिए। अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा प्रयास तभी लाइक कीजिए। आपको जो वीडियो में चीजें बताई जा रही है तभी लाइक कीजिए। अगर आपको समझ आ रही है, नहीं आ रही है कोई दिक्कत नहीं, आप उसको कमेंट में बता दीजिए आपको क्यों नहीं समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आप हमसे ही पढ़ रहे हैं, आप वीडियो की क्लास मेरे से ही ले रहे हैं, तो आप इसको जरूर लाइक करके जाए कीजिए। और वीडियो में आपको क्या चीजें अच्छी लग रही है उसको भी बताया कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो सेम चीज अगर आपको आज की क्लास भी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए चालू करते हैं आज की क्लास। किसान समृद्धि योजना हम सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे लघुत्तम सिंचाई योजना। तो किसान समृद्धि योजना जो है वो राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2012 को चालू की गई। फिर से बोल रहा हूं, किसान समृद्धि योजना सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2012 से चालू की गई। इस योजना में क्या है वो देख लेते हैं। कृषकों को नलकूप खनन एवं पंप लगवाने हेतु अनुदान दिया जाता है। यानी किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत किसानों को नलकूप खनन करवाने के लिए, नलकूप क्या होता है जैसे आप एक समझ लीजिए, आप ट्यूबवेल समझते होंगे। ठीक है, एक नॉर्मल जो है, अगर आपके जमीन में ऊपर सतही जल नहीं है तो हम क्या करते हैं, घर में बोर लगाते हैं, कई हैंडपंप लगवाते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक पूरे तरीके से गड्ढा बनाया जाता है, अंदर पाइप डाली जाती है, पाइप डाल के या तो उसके ऊपर हैंडपंप लगाएंगे तो हैंडपंप चलाने से पानी नीचे से ऊपर खींचाएगा, या दूसरी कंडीशन आप मोटर लगा दीजिए, उस मोटर के जरिए, पंप के जरिए पानी जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो 2 तरीके होते हैं। तो सेम चीज इस योजना के अंतर्गत कृषकों को नलकूप खनन यानी गड्ढा बनवाने और पंप लगवाने, ताकि वो जो गड्ढे से जो पानी है पाइपलाइन डालने के बाद वो पानी जमीन से ऊपर आ जाए। ठीक है, तो ये इस योजना के अंतर्गत कृषकों को नलकूप खनन एवं पंप लगवाने हेतु अनुदान दिया जा रहा है। अब देखते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। प्रदेश में उपलब्ध भूजल का नलकूपों द्वारा समुचित उपयोग एवं फसलों की सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराकर उत्पादकता में वृद्धि करना। यानी कई जगह हमारी ऐसी है जहां पर हम वर्तमान में सिंचाई सुविधाएं नहीं पहुंचा पाए हैं। तो सिंचाई सुविधा यानी आसपास नदी का जल नहरों के माध्यम से वहां पर नहीं जा पा रहा है, या नदी जल वहां पर उपलब्ध नहीं है। तो हम नदी जल यानी सतही जल हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन भूजल तो हो सकता है, यानी भूमिगत जल जो जमीन के अंदर जल है उसका तो प्रयोग हम सिंचाई के लिए कर सकते हैं। तो उसी के लिए किया जा रहा है कि आपको यहाँ पर नलकूप खनन करवाइए, पंप लगाइए, और जो पानी आएगा नीचे से उस पानी का प्रयोग आप सिंचाई में कीजिए। तो इसी के लिए प्रदेश में उपलब्ध भूजल का नलकूपों द्वारा समुचित उपयोग एवं फसलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराकर उत्पादकता में वृद्धि कराना। क्योंकि अगर सिंचाई सुविधा फसलों में मिल गई तो फसल की उत्पादकता बढ़ी जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, जहां सिंचाई सुविधा कम होती है वहां पर देखिए फसलों का उत्पादन भी कम होता है। तो यही चीज है आपका इस योजना का उद्देश्य। अब इस योजना का क्षेत्र क्या है, इस योजना का क्षेत्र संपूर्ण छत्तीसगढ़ है, यानी पूरे छत्तीसगढ़ में ये योजना वर्तमान में चल रही है। अगला देखते हैं चयन की प्रक्रिया। चयन की प्रक्रिया यानी यहाँ पर कौन से किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं।
वो देख लेते हैं। पहला है समस्त किसान, यानी इस योजना के अंतर्गत समस्त किसान पात्र है, चाहे वो लघु हो, सीमांत हो, वृहद हो या मध्यम हो, सभी किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। लेकिन अगर प्राथमिकता किसको दी जाएगी? लघु व सीमांत किसान को प्राथमिकता दी जाएगी। क्लियर है? यानी अगर आपसे पूछा जाए किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत कौन कौन से किसान पात्र हैं, तो आपका आंसर होगा लघु, सीमांत, मध्यम और वृहद, सभी किसान पात्र हैं। ठीक है, उनमें से किसको प्राथमिकता दी जा रही है? लघु व सीमांत किसान को। यानी सभी के लिए नलकूप खनन के लिए अनुदान मिलेगा, लेकिन अगर मान लीजिए 4 फॉर्म साथ में आया, उसमें से 2 लोग लघु व सीमांत किसान के अंतर्गत आते हैं, एक लघु किसान, एक सीमांत किसान है, एक मध्यम किसान और वृहद किसान है, चारों का फॉर्म एक साथ आ गया कि हमको नलकूप खनन करवाना है, तो वहां पर और गवर्नमेंट अभी 2 को ही पैसा दे सकती है, तो वो 2 लोग कौन होंगे? एक लघु किसान होगा, एक सीमांत किसान होगा, क्योंकि प्राथमिकता उनको दी जा रही है। अगर चारों के लिए पैसा तो चारों के लिए दे दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसमें से चारों में से किसी 2 को चुनना हो तो लघु व सीमांत किसान को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। अगला पॉइंट, कृषकों का चयन त्रिस्तरीय पंचायत के अनुमोदन से किया जाएगा। यानी किसानों का चयन कौन करेगा? पहले ग्राम पंचायत करेगी, ग्राम पंचायत उनके हितग्राहियों का पहचान करेगी, कौन इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उसके बाद जो ग्राम पंचायत है वो उन नामों को आगे बढ़ाएगी जनपद पंचायत के पास, जनपद पंचायत से वो नाम पास होकर जिला पंचायत के पास जाएंगे, और जिला पंचायत फाइनली जो है राज्य शासन कृषि विभाग के पास भेजेगा, कृषि और जल संसाधन विभाग दोनों के पास जाता है। वहां से फाइनल होने के बाद जो है आपका जिस भी किसान को पैसा मिलना है वो मिल जाएगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा, कृषकों का चयन त्रिस्तरीय पंचायतों के अनुमोदन से होता है, यानी ग्राम, जनपद, जिला सबसे होते हुए वो ऊपर लेवल में जाता है। अब देखते हैं अनुदान की पात्रता, यानी यहां पर मैं ये आपको बताऊंगा कि नलकूप खनन के लिए यानी गड्ढा खुदवाने के लिए कितना पैसा अनुदान के रूप में मिल रहा है, और पंप लगवाने, अब उस गड्ढे से पानी को ऊपर लाने के लिए कितना पैसा गवर्नमेंट पंप के रूप में अनुदान दे रही है। ठीक है, तो अगर कोई किसान सामान्य वर्ग का है, सामान्य वर्ग के अंतर्गत लघु किसान भी आएंगे, सीमांत भी आएंगे, आपके जो वृहद और मध्यम कोई भी हो, ठीक है, सामान्य कैटेगरी, जनरल कैटेगरी का होना चाहिए। तो अगर जनरल कैटेगरी का है तो उसको खनन अनुदान 10,000 रुपए मिलेगा। यानी गड्ढा खुदवाने के लिए, यानी जो जहां पे गड्ढा होगा तभी तो भूजल को ऊपर लाएंगे, तो गड्ढा खुदवाने के लिए, खनन के लिए 10,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। पंप लगवाने के लिए, यानी वो जो पंप जो आपका पानी गड्ढे से अब ऊपर लाएगा, ठीक है, जो आपके जो गड्ढे उससे ऊपर पानी लाने के लिए जो पंप लगेगा, पंप के लिए 15,000 रुपए का अनुदान सामान्य वर्ग के लिए मिलता है। अगर ओबीसी के लिए देखें तो यहां पर मैं बता दूं, ओबीसी के नीचे मैंने 2013 लिखा है। 2013 का मतलब जब 1 अप्रैल 2012 में ये योजना चालू हुई थी, तो योजना के लिए केवल सामान्य वर्ग के लोग पात्र थे और साथ ही साथ जो है SC ST के लोग पात्र थे। लेकिन 2013 में ओबीसी वर्ग के लिए पात्रता रखी गई, तो ओबीसी वर्ग को 2013 में जोड़ा गया। ओबीसी के लिए खनन अनुदान 15,000 रुपए है, यानी गड्ढा खुदवाने के लिए 15,000 रुपए और पंप के लिए 20,000 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। SC ST अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए खनन अनुदान 18,000 रुपए है और पंप अनुदान 25,000 रुपए है। तो इसको याद रखिएगा, जो यहाँ पर मैंने टेबल फॉर्म में आपको बताया है, आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट समझ आ गया होगा किसान समृद्धि योजना क्या है। ऐसे क्षेत्र जहां पर सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध नहीं है, तो उन क्षेत्रों में हम सतही जल के बदले हम भूजल का प्रयोग करेंगे। तो भूजल का प्रयोग करने के लिए हम जो है नलकूप का खनन करवाएंगे और पंप लगाकर उस पानी का प्रयोग करेंगे सिंचाई के लिए। तो यही है आपकी किसान समृद्धि योजना, जो 1 अप्रैल 2012 से चालू हुई है और 2013 में ओबीसी को भी इसके अंतर्गत पात्र बनवाया गया। अब देखते हैं हम अगली योजना, लघुत्तम सिंचाई योजना या लघु सिंचाई योजना भी आप बोल सकते हैं। लघुत्तम सिंचाई योजना 1975 में राज्य शासन के द्वारा चालू की गई। तो जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तब से ये योजना चल रही है 1975 में। अगर छत्तीसगढ़ में कब से लागू है, तो जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ वर्ष 2000 में, तब से लागू है। लेकिन लघुत्तम सिंचाई योजना जब छत्तीसगढ़ MP का हिस्सा था, तब से 1975 से ये योजना चालू है। छत्तीसगढ़ 2000 में अलग हुआ, तो अलग से छत्तीसगढ़ में कब से चालू हुई? वर्ष 2000 में चालू हुई। इसका अंतर्गत, योजना के अंतर्गत तालाबों का निर्माण किया जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंचाई सुविधा कम है, सिंचाई सुविधा के लिए किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत नलकूप का निर्माण किया जा रहा है।
सेम यहाँ पर लघुत्तम सिंचाई योजना के अंतर्गत जहां ऐसे क्षेत्र जहां सिंचाई की सुविधा कम है वहां पे तालाबों का निर्माण किया जा रहा है। तो तालाब का निर्माण करने से आपके क्या फायदे होंगे? पहला बात, तालाब बनेगा तो उस तालाब में जो पानी आएगा उस पानी का प्रयोग हम क्या करेंगे? सिंचाई के लिए करेंगे। ठीक है, तालाब में पानी कहां से आएगा? आपका जो वर्षा जल होता है वर्षा जल को वहां पे तालाब में संचित करवाया जाएगा। भूमिगत जल, क्या आपका तालाब निर्माण से एक फायदा और होता है, जो भूमिगत जल होता है उसकी मात्रा भी बढ़ती है, क्योंकि जो तालाब में पानी रहता है वो धीरे धीरे रिस रिस कर कहां जाता है? जमीन पर जाता है। ठीक है, तो आप देखिए तालाब के पानी का प्रयोग हम सिंचाई के लिए भी कर सकते हैं, और तालाब का पानी क्योंकि रिस रिस कर नीचे जमीन पर भी जाएगा तो उससे भूमिगत जल की मात्रा भी बढ़ेगी। क्लियर है? तो यहाँ पर योजना के अंतर्गत तालाबों का निर्माण कराया जाएगा। ऐसे क्षेत्र जहां भूजल स्तर नीचे जाने की समस्या है वहां पर तालाब का निर्माण करवाया जाता है। अधिकतर ऐसे क्षेत्र जहां पर भूमिगत जल की समस्या होती है वहां पर तालाब का निर्माण करवाया जाता है, क्योंकि आप देखिए मैं आपको पहले ही बताया जो भूमिगत जल होता है वहां तालाब बनाने से वो जल धीरे धीरे रिस कर नीचे जाएगा, तो जो भूमिगत जल स्तर नीचे जा सकता है वो नहीं होगा, वो एक अच्छे लेवल में बना रहेगा। अगला पॉइंट, 40 हेक्टेयर से कम सिंचाई क्षमता के तालाब ऐसे स्थानों में निर्मित किए जाएंगे जहां समुचित सिंचाई का क्षेत्र तालाब के निकट हो। यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर सिंचाई की सुविधा नहीं है लेकिन तालाब ऐसी जगह पर वहां पर बनाया जाएगा जहां पे आसपास खेत हो। ठीक है, वहां पे तालाब का निर्माण करेंगे, और जो तालाब का निर्माण किया जाएगा उससे कितने क्षेत्र में सिंचाई हो सकती है? 40 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में। यानी एक तालाब निर्माण होगा तो 40 हेक्टेयर से के आसपास के क्षेत्रों में वहां सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तो तालाब को तो हम ऐसे क्षेत्र में बनाएंगे ना जहां पर हमारे आसपास खेत हो, तो जहां पर भी खेत होगा और उस तालाब के पानी का प्रयोग हम सिंचाई के लिए करेंगे तो उस तालाब से हम इतने बड़े तालाब का निर्माण करवाएंगे कि वहां पर 40 हेक्टेयर लगभग 40 हेक्टेयर क्षेत्रफल में आपका सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाए। यानी एक तालाब से 40 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा हो जाए तो वो ऐसी जगहों में तालाब का निर्माण करवाएंगे। तो 40 हेक्टेयर से कम सिंचाई क्षमता के तालाब ऐसे स्थानों में निर्मित किए जाएंगे जहां समुचित सिंचाई का क्षेत्र तालाब के निकट हो, यानी तालाब के आसपास ही खेत होने चाहिए। और सिंचाई क्षमता उस तालाब की कितनी होगी? मैक्सिमम 40 हेक्टेयर हो सकती है या उससे कम होगी। ठीक है, उससे 40 हेक्टेयर से ज्यादा निर्माण क्षमता के तालाब नहीं बनते, 40 हेक्टेयर से कम के ही बनेंगे। अगला पॉइंट, प्रस्तावित तालाब के निकट समुचित कैचमेंट का क्षेत्र होना चाहिए ताकि तालाब का जल भराव वर्षा जल से हो सके। यानी आपको तालाब, जैसे आपने ये तालाब बना दिया तो तालाब के पास आप ऐसे ढलान का एक निर्माण करेंगे कि जो भी वर्षा जल होगा, पानी गिरेगा, वो पानी जो है वो यहां से होते हुए तालाब के में चला जाए। यानी जैसा आप देखेंगे नदी जाकर समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही सेम क्या हो, जब वर्षा जल होता है वो वर्षा जल कहीं अलग अलग जगह में ना जाए। वो जैसे हम पढ़े थे, कौन सा, एकीकृत जल प्रबंधन वाला पढ़े थे। ठीक है, जो आपका इंटीग्रेटेड वाटर सेड मैनेजमेंट, उसमें भी क्या था, जो वर्षा जल था वो अलग अलग जगह ना जाए बल्कि एक गड्ढा बनाकर उसी में ला दे रहे थे। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि तालाब के निर्माण जब किया जाएगा तो उसके पास एक कैचमेंट एरिया बनाया जाएगा। कैचमेंट एरिया का मतलब वर्षा का पानी कहीं पर भी हो ये घूम के यहाँ पर आ जाए और यहां से बहते हुए ये तालाब में चले जाए, तो तालाब का जल भराव बना रहेगा। अगला पॉइंट, तालाबों का निर्माण शासकीय व निजी दोनों भूमि में किया जा सकता है। यानी अगर तालाब का निर्माण करना है तो वो शासकीय भूमि भी हो सकती है, निजी भूमि भी हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट निर्माण करवाएगी तालाब का। तो गवर्नमेंट अगर तालाब का निर्माण करा रही है तो वो शासकीय भूमि में भी करा सकती है, निजी भूमि में भी करा सकती है। अब आपके मन में आएगा शासकीय भूमि तो ठीक है, गवर्नमेंट की भूमि, वहां पर आपका तालाब का निर्माण हो गया, लेकिन निजी भूमि में कैसे तालाब का निर्माण कराएंगे? तो अगर आपको निजी भूमि में गवर्नमेंट तालाब का निर्माण करना चाहती है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कलेक्टर को भेजेगी। जो जिला का कलेक्टर होगा वो निजी जो भूमि है उसके मालिक के पास जाएगा और उससे उस जमीन को खरीद लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर निजी भूमि का अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। एक नियम होता है अधिग्रहण का नियम, पूरा जो आप देखेंगे जो भूमि से संबंधित अधिग्रहण का अधिनियम होता है वो अधिनियम वहां पर लगेगा और कलेक्टर अपनी पावर का प्रयोग करके उस भूमि को अपने अंडर में लेकर वहां पर तालाब का निर्माण करा सकता है। तो निजी भूमि का अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा किया जाएगा, ये याद रखिएगा, निजी भूमि का अधिग्रहण कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा।
मुआवजे का निर्धारण कलेक्टर द्वारा ही किया जाएगा। यानी अब वो उससे भूमि खरीद रहा है, भूमि ले रहा है, तो भूमि शासकीय प्राइस में ही ली जाएगी, जो वर्तमान में एक शासकीय प्राइस चल रहा हो उस हिसाब से ही ली जाएगी। और शासकीय प्राइस जो भी होगा कलेक्टर को पता होगा, कलेक्टर उतनी राशि मुआवजे के रूप में देगा। अब वो जो निजी व्यक्ति है वो ये नहीं बोल सकता कि नहीं भाई मेरे को इससे 5 लाख रुपए ज्यादा चाहिए, 10 लाख रुपए ज्यादा, वो नहीं, जितना शासकीय रेट चल रहा होगा उतना रेट उस समय उस भूमि के हिसाब से उसको दे दिया जाएगा। अगला पॉइंट, इन तालाबों का निर्माण जल संसाधन विभाग की प्रचलित दर पर किया जाएगा। जल संसाधन विभाग की प्रचलित दर यानी कहने का मतलब यह है कि कई बार क्या होता है कि तालाब का निर्माण केवल मिट्टी होती, मिट्टी को खोद दो तब भी तालाब बन जाता है। कई बार हम मिट्टी को जब खोदने लगते नीचे चट्टानें आ जाती तो चट्टानों को ड्रिल करना पड़ता है, उस ड्रिल करने के बाद चट्टानों को तोड़कर अलग बाहर निकालना पड़ता है। तो तालाब के निर्माण के जो पैसे हैं वो हर जगह अलग अलग हो सकते हैं। तो जल संसाधन विभाग इसके लिए तय करता है कि कौन से तालाब के लिए कितना पैसा लगता है। यानी अगर मिट्टी वाला तालाब है तो वहां पर कितना लगेगा, केवल मिट्टी को खोद के बाहर निकाल दो। कहीं पर नीचे बहुत मुरमुरी मिट्टी होती है, कहीं पे चट्टाने आ जाती तो उनको निकालने के ड्रिल करना पड़ेगा, उसके लिए और ज्यादा पैसा लगता है। तो ये तय करने का पावर है, जल संसाधन विभाग ने एक तय कर दिया है कि ऐसी जगहों में तालाब के निर्माण के लिए कितना पैसा लगेगा। क्लियर है? तो ये पैसा कौन से तालाब के लिए कितना पैसा लगता है ये जल संसाधन विभाग ने पहले से तय किया हुआ है। अगला पॉइंट, 40 हेक्टेयर से कम क्षमता के तालाब निर्माण की लागत 20 लाख रुपए से अधिक है तो स्वीकृति संचालक कृषि विभाग देगा। यानी अगर जो तालाब की खुदाई की जा रही है, जो 40 हेक्टेयर से कम एरिया में जो सिंचित क्षेत्रफल होता है तालाब का, वैसे तालाब की खुदाई की जा रही है और उस तालाब की खुदाई का जो खर्चा है वो 20 लाख रुपए से ज्यादा हो जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर उसका खर्चा 20 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी संचालक कृषि विभाग से। यानी अगर उस तालाब के निर्माण की लागत 20 लाख से ज्यादा है तो संचालक कृषि विभाग परमिशन देगा और उस परमिशन के बाद ही वो तालाब की खुदाई होगी। अगला पॉइंट, अगर उस तालाब की लागत 5 लाख रुपए तक है, अगर वो तालाब जो निर्माण किया जा रहा है उसकी लागत केवल 5 लाख रुपए तक की है, तो ऐसी स्थिति में अगर वो तालाब का निर्माण 5 लाख रुपए या उससे कम में हो जा रहा है तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो जनपद पंचायत का होता है, जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आप उससे परमिशन लीजिए, वो परमिशन दे देगा 5 लाख से कम का, तो आपका तालाब बन जाएगा। यानी अगर 20 लाख से ऊपर जाना है पैसा तो आपको परमिशन संचालक कृषि विभाग से लेनी पड़ेगी, लेकिन केवल 5 लाख रुपए तक का खर्चा उस तालाब को खोदने में तो आपका वो परमिशन सीईओ जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी दे सकता है। सेम चीज अगर आपका तालाब की लागत 5 लाख रुपए से 20 लाख रुपए के बीच आ रही है, पहला हमने पढ़ा 20 लाख से ज्यादा, सेकंड हम पढ़े 5 लाख से कम, लेकिन अगर आपके तालाब की लागत 5 लाख से 20 लाख के बीच में आ रही है तो परमिशन लेनी पड़ेगी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत से। यानी पैसा निकालने के लिए साइन कौन करेगा कि पैसा आपको इतना सैंक्शन होता है, ये साइन कौन करेगा? अगर आपके तालाब निर्माण की लागत 5 लाख से कम है तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, 5 लाख से 20 लाख के बीच है तो परमिशन कौन देगा? मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, और 20 लाख से ज्यादा है तालाब की लागत तो वो आपको परमिशन कौन देगा? संचालक कृषि विभाग। ये चीज याद रखिएगा। अब हम देखते हैं ये 2020-21 में टोटल 85 तालाब का निर्माण इस योजना के अंतर्गत किया गया था। वर्ष 2020-21 वित्तीय वर्ष 2020-21 में टोटल 85 तालाब का निर्माण किया गया था लघुत्तम सिंचाई योजना के अंतर्गत। और वर्ष 2021-22 में सितंबर 2021 तक के डेटा में 74 तालाब निर्माणाधीन है। यानी आप ये बोल सकते हैं वित्तीय वर्ष 2021-22 यानी 1 अप्रैल 2021 से सितंबर 2021 के बीच में 74 तालाब के निर्माण करने की परमिशन दी गई है। ये डाटा केवल सितंबर 2021 तक का है। क्लियर है? तो याद रखिएगा 2020-21 में 85 तालाब निर्माण करने की स्वीकृति दी गई थी, 2021-22 में सितंबर 2021 तक 74 तालाब के निर्माणाधीन है वर्तमान में, यानी 74 तालाब की परमिशन इस वित्तीय वर्ष में दी गई है। क्लियर है? तो यहां पर हम आज की क्लास को खत्म करते हैं, इन योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। आपके हर योजना इतनी परफेक्ट तरीके से होगी ना, आपसे योजनाओं से क्वेश्चन तो छूटेगा ही नहीं। क्लियर है? तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, बहुत सारी नई जानकारी आपको मिली होगी। अगर आपको क्लास आज की पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।